तो कल हमने देखा था कि अगर हम मेमोरी में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट होता है। ओके, क्लास सी लेट्स से आई हैव टू वेरिएबल्स। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि दिव्यांश जी को समझ नहीं आया था कल एक चीज, तो एक क्वेश्चन पहले आप बताओ, देन वी विल स्टार्ट। पब्लिक b void print, let's say console dot line and console dot line. Let me create object of obj is equal to new abc obj dot p equal to 100. Let me create one more object, control C, control V, obj dot p is equal to 50, and let me create obj dot obj one dot print. What will be out? जल्दी से, we have two objects and now we know कि जो मेमोरी एलोकेशन होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो अलग अलग होगी। करेक्ट आदिल सर? आज तो बोलोगे पक्का? कल तुम पूछते रह गए। ये सब यूट्यूब पे जा रहा है नाम के साथ। मोहित सर, हंड्रेड 0 0 50। ओके, और कोई? हंड्रेड 0 0 50 दिव्यांश जी। आदिल सर, राहुल सर, पंकज सर, सोनिया मैम, सेम, सबका सेम। कुछ अलग? तो इतने सब वो गलत थोड़ी बोल रहे होंगे। क्यों राहुल सर? सपोर्ट कर देना चाहिए मेजॉरिटी को, सपोर्ट कर देना चाहिए मेजॉरिटी। हैं 100 0 0 50 इज दैट सो? हाँ 100 0 0 50। ओके, खुशबू कुमारी ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। ओके, 100 0 0 50। ओके, सो इस लाइन से हमें ये पता लगता है कि एक सेकेंड। हेलो खुशबू, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ मैं सुन पा रही हूँ। ओके मैम, तो मैं आपको बता दूं हमारी जो क्लास हुई है वो एक क्लास हुई है। पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास थी केवल, तो कल की क्लास हमने की, आज हमारी दूसरी क्लास है। ओके, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको कल वाली वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वो भी देख लो और आज से आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको करना है, मतलब C# में अगर स्टार्ट करना है आज से, तो क्योंकि ये नया बैच है। करेक्ट, आपको पता होगा, बताया होगा आपको। करेक्ट 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 बताया। तो अभी 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 आप क्या कर रहे हो उसमें? अभी मैं एक्चुअली सीमेंस हेल्थ केयर में वर्क करती हूँ। अच्छा C++ पे वर्क किया हुआ है, मुझे पूरी नॉलेज है, बट C# न्यू है, डोमेन शिफ्ट हुआ। अरे फिर ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल खुशबू मैम, क्योंकि फिर क्लास ऑब्जेक्ट आपको पता है, पहली क्लास में बस हम वही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ओके फिर ठीक है, तो कोई इशू नहीं। हाँ ओके, तो हम लोगों ने देखा आउटपुट विल बी 100 0 0 50, बट द प्रॉब्लम इज हियर, हमने देखा कि अगर एक ही वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट के लिए 100 है तो जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए वो 0 हो जाएगा। करेक्ट, वो नए ऑब्जेक्ट में 100 नहीं आएगी, वो 0 होके आएगी। और अगर b की वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट में 0 है, ओके, तो नए में वो 0 से इनिशियलाइज होगी क्योंकि इंटीजर है। करेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसमें कॉपी नहीं होती है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस।
हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में नई वैल्यू से इनिशियलाइज होता है और इसको याद रखने के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। करेक्ट, आसान सी चीज है। ओके, नाउ अब हमारे पास जरूरत पड़ी इनको यार कुछ ऐसा चाहिए जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन। तो एक कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपका सी शार्प का इंटरव्यू है तो अगर 10 इंटरव्यू हो तो 9 बार ये आपसे पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन। ओके, और 9 के 9 बार आप सही आंसर दोगे अगर आपको 3 लाइनें ये पता है तो जो मैं लिखने वाला हूं। ओके, तो 3 लाइनें आपको आज की क्लास के बाद से अगर कोई बंदा स्टैटिक कीवर्ड बोलता है इन केस ऑफ सी शार्प, ये 3 लाइन आपको स्ट्राइक करनी चाहिए केवल। अगर 3 लाइन आपको स्ट्राइक कर गई आप सब स्टैटिक के आंसर दे दोगे। ओके, इट्स माय गारंटी। लेकिन अगर आपको 3 लाइन याद आ जाती हैं तो द फर्स्ट वन इज स्टैटिक इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। जब कोड लिखेंगे एक एक लाइन को रटने की जरूरत नहीं है आपको, हम देखेंगे अभी। स्टैटिक इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक will never be part of any object, comma, static will be part of the class. You need to remember this, okay? Abhi I will explain, okay? Third line, static variables, static items will take place in memory when class logs. अब मतलब क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे रटने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब हम कुछ सही नहीं पढ़ रहे हैं। करेक्ट, हमें तीनों लाइन समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये दोनों वेरिएबल कब लेते हैं मेमोरी में स्पेस? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। हमने कहा ना एक ओबीजे बनेगा उसके अंदर ए और बी आएगा। तो नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर उनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोला जाता है। तो इन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स कब लेते हैं मेमोरी में स्पेस? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये आपको याद रखना और बोलना भी है। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स कब लेते हैं स्पेस? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल एज ए स्टैटिक। सबसे पहले तो स्टैटिक डिक्लेयर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। वी हैव ए स्टैटिक कीवर्ड अवेलेबल इन सी शार्प, जिससे आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। अब इस स्टैटिक का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊं। आपको सबसे पहले ये हमारी 3 लाइनें, इसमें सबसे पहले मैं आपको दूसरी लाइन एक्सप्लेन करता हूं। स्टैटिक विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर आपकी क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल है, ओके, और आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास में ऑब्जेक्ट में इज इक्वल टू न्यू क्लास में। ये हमें अब तक याद हो जाना चाहिए कल की क्लास के बाद। करेक्ट, ओके। तो अगर मैं ओबीजे डॉट करूंगा तो मुझे केवल ए एक्सेसिबल होगा, बी एक्सेसिबल नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? बी इज स्टैटिक और स्टैटिक किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर आप ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो उसके अंदर वो स्पेस नहीं लेगा। ओके, अभी हम देखेंगे और डिटेल में। लेकिन अगर आपको बी एक्सेस करना है तो बी कैसे एक्सेस करोगे? विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम। ओके, जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा, वो क्लास का पार्ट बनेगा। ओके, और वो यहाँ पे सेकंड लाइन क्या बोलती है? स्टैटिक विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्टैटिक विल बी पार्ट ऑफ द क्लास। तो कभी भी आपकी क्लास में सी शार्प के अंदर कभी भी कोई भी स्टैटिक चीज है उसको आपको एक्सेस करना हुआ तो कैसे एक्सेस करोगे? विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम, नॉट विद द ऑब्जेक्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, अब लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसमें मैंने बी के अंदर 50 रख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ से obj डॉट प्रिंट मेथड को कॉल किया। रिमेंबर बी इज स्टैटिक हियर। तो कैसे ये प्रोग्राम चेंज होगा? सबसे पहले तो आप मान के चलो कि बी स्टैटिक नहीं है, तो आउटपुट क्या होती है? बी स्टैटिक नहीं है, ऐसे मान लो आप। तो आउटपुट क्या होती है मैं बता देता हूँ।
0000, करेक्ट? लेकिन नाउ बी इज स्टैटिक। तो अब ये कैसे काम करेगा इंटरनल? मैं नोटपैड खोलता हूं और आपको थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन के पास आएगा, इवन ऑब्जेक्ट बनाने से भी पहले, ओके, जैसे ही आप रन करोगे और ये क्लास लोड होगी मेमोरी में, ओके, तभी स्टैटिक वेरिएबल कहीं स्पेस ले लेंगे। स्टैटिक वेरिएबल इस लाइन का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही उसको ये लाइन मिलेगी एबीसी, हो जाएगा क्लास के पास कि एबीसी नाम की क्लास है कि नहीं है, क्लास लोड करेगा, तभी बी कहीं स्पेस ले लेगा। बी मेमोरी में कब स्पेस लेते हैं? जब क्लास लोड होती है। तो मेमोरी में जाएगा और बी बेचारा कहीं जाके एक स्पेस लेके बैठ जाएगा, इनिशियलाइज विद द 0। 0 से क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बी को कोई वैल्यू नहीं दी, और इन केस ऑफ सी सार डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0 और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन इज false. You need to remember this, तो भी पूछा जाएगा। Now, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी में आएगा ये ओबीजे। इस ओबीजे के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? बोलो। ए होगा और हमारा होगा प्रिंट। अभी अभी हम बोल के आए हैं बी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बी इज स्टैटिक। पिछले नॉर्मल केस में ऑब्जेक्ट का पार्ट बना था, बट नाउ स्टैटिक बी विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ए विल बी इनिशियलाइज्ड विद द 0 बिकॉज ए के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने नहीं दी हुई है। ओके, अब ये बनेगा 0 से इनिशियलाइज हो गया, ये लाइन हो गई खत्म। उसने किया ओबीजे का प्रिंट मेथड कॉल। प्रिंट मेथड का काम क्या है? ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराना। ए में क्या है? 0, बी में क्या है? 0। आउटपुट विल बी 0 and 0। बट आफ्टर दैट लाइन बी में रख दिया हमने 50, रखा है लास्ट लाइन में। उसके बाद आपका अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में आके, obj1। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? ए एंड प्रिंट। ये भगवान, ए एंड प्रिंट। बी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अभी अभी बोल के हटे हैं हम। ओके, बी इज स्टैटिक, बी विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ए विल बी इनिशियलाइज्ड विद द 0, लेकिन बी एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स है वो रीइनिशियलाइज होंगे। जो कॉमन है आपके लिए वो सेम रहेगा। फॉर यू आई एम स्टैटिक, करेक्ट? आप सब लोग की वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। फॉर ऑल ऑफ यू आई एम स्टैटिक। जो मैं क्लास का पार्ट हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं। आप उस तरीके से भी समझ सकते हो। अब चल गया। तो अब बी रीइनिशियलाइज नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो ये रीइनिशियलाइज होके ये भी 0 हो जाता, बट ये 0 और फिर अगली लाइन में obj1 डॉट प्रिंट करेंगे, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए में 0 बी में 50। तो 0 0 0 50, क्योंकि बी कॉमन रहा। अब देखो बी में पहली बार जो वैल्यू चेंज हुई, जो इस ऑब्जेक्ट को मिली, बी की वैल्यू इसने जो चेंज की, वही दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मिलेगी। दूसरा ऑब्जेक्ट रीइनिशियलाइज नहीं करेगा स्टेटस, क्योंकि वो उसका पार्ट ही नहीं है, तो कैसे कर देगा रीइनिशियलाइज? तो लेट मी रन दिस। समझ में आया? सुने मैम, इजी है, बस यही पूछा जाता है, लोग बताते नहीं है। ओके, so this is how it will run. Now I will ask some questions, 2-3 questions, कि जिससे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और 50 तो मैंने रखा था, 40 रख देता हूँ। A इज इक्वल टू B प्लस B, और B के अंदर मैंने रख दिया 90। What will be output? Remember B is static. B एक बार अगर वैल्यू चेंज होगी तो नई ऑब्जेक्ट को मिलेगी। हाँ, और ये इसीलिए पहली लाइन पे अब आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आंसर देने से पहले स्टैटिक इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? वंस ए ऑब्जेक्ट विल चेंज और वंस द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल विल चेंज, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी वही वैल्यू मिलेगी। तो स्टैटिक इज कॉमन, स्टैटिक विल नेवर बी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्टैटिक विल बी पार्ट ऑफ द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल्स कब स्पेस लेते हैं मेमोरी में? जब क्लास लोड होती है। नॉर्मल वेरिएबल्स कब लेते हैं? जब ऑब्जेक्ट बनता है। और खुशबू मैम C++ में भी सेम ही होता था, करेक्ट? करेक्ट। Okay, the same way we initialize the static variables here as well.
इसका आउटपुट फिर अभी आउटपुट उसमें आपको बताना पड़ेगा। अच्छा ओके 40 130 then again 40 and 130 plus 40 170 ओके 40 90 40 130 सबकी अलग अलग आउटपुट आनी चाहिए। दिव्यांश सर आउटपुट, आदिल सर आउटपुट, फोर्टी 90 40 90, उसके बाद आप खुद देख लो। नहीं राहुल सर, राहुल गलगोटिया 40 0 130 आउटपुट। तो ठीक आ जाएगी। कंसोल डॉट राइटिंग कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। 2 बार वो मेथड कॉल हुआ है, तो 2 दूनी होते हैं 4, तो आउटपुट विल बी 4। 3 तो मत बताओ, बताओ तो 4 बताओ, बड़े गलत बताओ। मोहित सर हाँ आराम से, टेक योर टाइम। ओह अच्छा करेक्ट करेक्ट 40 90 40 90 और उसके बाद प्लस वाला ना फिर से 48 और उसके बाद 130 करेक्ट करेक्ट 40 90 40 130 होएगा। खुशबू मैम आपने चेंज कर दिया आउटपुट। सॉरी मैंने वो बी प्लस एक बाद में हो रहा है Shit. बस Okay. मेरे बस की खाड़ी बता दिया था। 40 0 0 130 ये सबसे अलग आउटपुट आई है हमारे पास। आज आदिल सर ने 2 ही आउटपुट दिए अब तक। 40 91 ये भी कुछ अलग थी। ओके सो ये पता नहीं मुझे अलग थी कि नहीं लगती। सब लोग को अपनी आउटपुट पता है, एक बार चेक करना ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ गलत होगी देन ओनली आई विल एक्सप्लेन। 40 90 40 130 किसका सही था? अरे वेरी गुड। मोहित सर लास्ट वाली गड़बड़ हो गई। ओह माय गॉड, मतलब ऑप्शन ही गलत हो गया। ओके एनीवे लेट मी एक्सप्लेन यू। एक तो जब भी कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, मैंने बोला था कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेमोरी इनिशियलाइजेशन कैसे हो रहा है और उसका फ्लो कैसे चल रहा है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ये चीजें आपने समझ लिया, कुछ भी कोड लिख लोगे फिर, ऐसा मेरा मानना है, वो लिख ही लोगे। क्योंकि अगर हमें 2 चीज पता है कि हमारा कोड को कंपाइल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वी कैन राइट द कोड, क्योंकि हमें पता है वो ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट लाइन, व्हेन द क्लास विल लोड, b will take place in memory somewhere and initialize with the 90। इवन इस लाइन से भी पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जैसे ही क्लास लोड होगी वो मेमोरी में क्या स्पेस ले लेगा? स्टैटिक कहीं स्पेस ले लेगा, तन्हा एकदम जाके, मैं रहूंगा अलग, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके तो B will take space in memory जब क्लास लोड होगी और इनिशियलाइज विद द 90 90 से, क्यों? क्योंकि हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट विल हैपन, वंस वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका पार्ट बनेंगे A और प्रिंट। B इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज B इज स्टैटिक। ये मैं दोबारा से बोल रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर दिस। B इज स्टैटिक। A इनिशियलाइज विद द 0, रीजन बीइंग क्योंकि A के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, बट उसके अंदर प्रिंट मेथड आ जाएगा। इन नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर डूइंग, obj.print को कॉल किया, प्रिंट कॉल हुआ, उसने A के अंदर रख दिया 40, यस नो? ओके 40 रख दिया और उसके बाद A और B की वैल्यू को प्रिंट कराया। A में क्या है, B में क्या है? 90। तो आउटपुट इज 40 90, पहली दो। तो मोहित सर कहां गलत हुआ था? यहां तक ठीक था? अरे फिर ठीक है 40 90। अगली लाइन में हमने B के अंदर B प्लस A को जोड़ दिया। B के अंदर कितना था? 90, A के अंदर था 40। 90 और 40 130 होते हैं ना, फिर गलत कहां कर रहे हैं? अर्थमेटिक तो पता ही है हमें। ओके ओके 130, तो B के अंदर हमने उठा के रख दिया 130, करेक्ट। नाउ अगला ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में obj1, A इनिशियलाइज विद द 0, क्योंकि A इज नॉट स्टैटिक, विल बी इनिशियलाइज, करेक्ट। लेकिन B नहीं होगा, B अलग है। लेकिन मुझे टच मत करना, मुझे कर भी नहीं सकते तुम, तुम्हारी में हिम्मत ही नहीं है। B इज 130, वो अलग बैठा हुआ है। उसके बाद अगली लाइन में हमने obj1.print कॉल किया। प्रिंट का काम क्या है? A में दोबारा से 40 रख दो,
करेक्ट, एंड अगेन प्रिंट ए एंड बी। ए में क्या है 40, बी में क्या है 130। इससे आसान क्या ही होगा। फिर हम इंटरव्यू में कहते हैं यार आंसर तो हमारा भी सही था, पड़ोस वाले की सोच रही है, मैनेजर से बात कर रहा था। आंसर हमारे ही गलत होते हैं, लेकिन हमें सही लगते हैं। आंसर तो 40,000,000 करेक्ट। ओके, नाउ लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। obj dot sorry abc dot b is equal to obj dot a। इट डजंट मेक एनी सेंस इन प्रोग्राम्स की, ये केवल आपको ये बताने के लिए कि वेरिएबल कैसे चेंज होगा। ऑल्दो ये सब वीडियो में है, आपको वीडियो दे देंगे हम। नाउ अगेन सोचो कि कहां कैसे क्या चेंज होगा। रिमेंबर बी इज स्टैटिक। फिर से सोनिया मैम बोला हम इतनी दूर से क्वेश्चन बताने आए हैं। फिर ठीक लेकिन ये एक बार आप कर लोगे तो स्टैटिक विल बी क्लियर। सोचो कितना 4 लाइन का प्रोग्राम है, नहीं इससे बड़ा तो आपने 8085 का आर्किटेक्चर लिखा है बीटेक के एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ के। एक दिन में जब हम वो याद कर सकते बीटेक कितना मोटा मोटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखता क्यों ना उसे, तो 4 लाइन का प्रोग्राम है। ओके आदिल सर चारों आउटपुट बताओ, क्योंकि आप 2 बता के फिर आगे चुप हो जाते हो। खुशबू मैम ये मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 45 मिनट्स। ओके तो यू नीड टू अगेन रीजॉइन, क्योंकि हमारी क्लास 10 बजे तक है। ओके हाँ ओके ओके ठीक है, क्योंकि हम फ्री वाले हैं, जो फ्री यूज करते हो 45 मिनट्स का होता है। अच्छा ओके ठीक है। ये 40 90 40 40 आएगा ना आउटपुट? ये तो पता नहीं मैम, तो रन करके पता लगेगा। हाँ जी राहुल सर नींद आ रही है आपको? आ रही तो आ रही में गलत कुछ नहीं यार, सुबह इतनी जल्दी क्लास होगी तो नींद ही आएगी। नहीं दिव्यांश आउटपुट पता लगानी पड़ेगी, लगा चल के ऐसी नहीं रही, पता लगानी पड़ेगी, मजबूरी है, पता लगाओ। गलत बताओ सही बताओ, लेकिन बताओ क्या सर। मैं तो 4 नंबर बेटा कनेक्टर ही नहीं था मेरे पास, क्लास कैसे लेता मैं तो 10 मिनट के बाद ऊपर कनेक्ट किया, बच्चे लोग क्लास छूट गए, बच्चे लोग गाली दे रहे थे मन में। मैं सामने तो दे नहीं पाए लेकिन दे जरूर रहे थे। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। अब बताओ आप मुझे कनेक्टर देके जाते हैं। कनेक्ट मैं आपने मुझे ये नहीं बोला लेके जाओ, मैं डुप्लीकेट की चीज कैसे लेके जाऊंगा? मैं तो वहीं रखने जाता हूँ। मैं आज आप मुझे कहते हो लेके जाओ, मैं तो यहाँ मॉनिटर भी उठा के ले जाऊं। डुप्लीकेट का बोलो तो सही, मैं लैपटॉप उठा के ले जाऊं। आप बस हाँ कह दो, आप ऑथराइज कर दो मुझे लेके जाने के लिए, मैं टीवी ले जाऊं। घर में टीवी नहीं है हमारे। आप मुझे दे दो कनेक्टर एक। फोर्टी 90 40 40 ये अपनी ग्रुप डिस्कशन नहीं है राहुल सर, यहाँ पे यहाँ अपनी अपनी आउटपुट देनी है। सुना नहीं लेकिन मुझे 40 90 40 40 मोहित सर 90 90 होगा, थोड़ा अलग आ रहा है।
आदिल सर, सोनिया मैम, सेम. लेट मी रन दिस. ओके, 40 क्यों आया? क्योंकि जब तक आप सही आउटपुट नहीं दोगे इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत समझ रहे हो आप. इतना मुश्किल है नहीं. बी कितने से इनिशियलाइज होगा मोहित सर, आप बताओ. जब आपकी क्लास लोड होगी बी किस वैल्यू से इनिशियलाइज होगा? और वेरी गुड. अगली लाइन में ओबीजे बना. ओबीजे के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? ए और बी. कहां से आ गया? अच्छा ऐसे बोले थे ए और बी नहीं होगा. मेरी गलती थी. ए इज इक्वल टू 0. ओके, ए इनिशियलाइज विद 0, करेक्ट, एंड इट विल कंटेन ए प्रिंट मेथड आल्सो. यस नो? वेरी गुड. आप अगली लाइन में ओबीजे का प्रिंट मेथड कॉल हुआ. प्रिंट मेथड बहुत ही साफ सुथरा है. वो कहेगा मैं रख दूंगा ए में 40. उसने रख दिया ए में 40. उसने ए और बी को करा दिया प्रिंट. आउटपुट इज 4090, करेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे. अगली लाइन में उसने ए और इसको बी को जोड़ और बी में रख दिया. आउटपुट आ गई 130. बी में कितना चला गया? 130. ओके, उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट बना ओबीजे 1. उसके ए में क्या आया? 0. ओके, बट बी इज स्टिल 130. यस नो? अगली लाइन में हमने बी में क्या रख दिया? जो ओबीजे के ए में था. ओबीजे के ए में कितना था? उसको हमने कहां रख दिया? मोहित सर, तो बी में कितना हो गया? इस लाइन में आके दोबारा से 40 कर दिया. अगली लाइन में ओबीजे 1 का प्रिंट मेथड कॉल किया. प्रिंट मेथड का काम क्या है? इसके ए में 40 रखना. बस अगली लाइन में और भी प्रिंट 40. तो दिस इज हाउ इट विल वर्क. प्रॉब्लम कहां आ रही है दिव्यांश सर? दिख नहीं रहा था, बाद में समझ में आ गया. चलो ठीक है, फिर क्लास बंद कर देते हैं. अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आ रहा है. नहीं? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज हाउ द स्टैटिक वर्क. द सेम वे you declare a static variables, you can declare a static function as well. Like we declared a normal function here, the same way you declare a static function as well. Okay, if you declare a static function, public static void display, that's it. This function is a static function. This function is a static function. ओके, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी. अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? हाँ आदिल सर, आधे बच्चे मनोज कुमार बन जाते हैं. ऐसे हाथ रख लेते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं ऐसे मुंह पे हाथ की गुरुजी देखना पाए. तो गुरुजी भी अमरीशपुरी है, देख लेंगे. हाँ जी. So this function you need to call with the help of the class name. You can't call with the help of the object name. Reason, it's a static. Okay, तो अगर आपको कॉल करना है तो स्टैटिक, तो आपको एक चीज पता लग गई कि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. आप कैसे कॉल कर सकते हो? क्लास नेम डॉट मेथड नेम. तो if I want to call this, how I will call this? abc dot display. And this method will get called. That's why our main method is static. क्योंकि उसको जब कंपाइलर कॉल करता है तो प्रोग्राम क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो डायरेक्ट प्रोग्राम डॉट मेन मेथड कॉल करता है. कि उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरत नहीं है किसी उसके लिए. उसको तो वो इंटरनली प्रोग्राम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको फिर डिस्पोज करना पड़ेगा, बहुत सारे काम होंगे. उसने मेन को स्टैटिक रखा है कि भैया बस क्लास नेम डॉट मेथड नेम कॉल करेंगे, दैट्स इट. आपको यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज स्टैटिक. तो इसको कंपाइलर भी कॉल करता होगा, तो कैसे करता होगा? प्रोग्राम डॉट मेन. अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है सी शार्प में, ऐसे कुछ मेथड्स बताओ इनबिल्ट जो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है डॉट नेट फ्रेमवर्क में. आपको अगर हमने कभी कल से क्लास स्टार्ट की, हमें क्या पता? मैं कह रहा हूँ तुम्हें पता है. You need to tell me. मेन तो है ही. और कौन सा मेथड है जो स्टैटिक है फ्रेमवर्क के पास और आप यूज कर रहे हो? राइट लाइन करेक्ट. रीड मेथड,
इसके लिए आप कहीं कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो? कौन बना रहे हो? नहीं बना रहे ना, क्लास नेम डॉट मेथड नेम डायरेक्ट कॉल कर रहे हो, तो इट मींस रीड इज ए स्टैटिक मेथड, तभी आप कॉल कर पा रहे हो। नहीं से अगर ये स्टैटिक नहीं होता आप कैसे करते? कंसोल का एक ऑब्जेक्ट बनाते, कंसोल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कंसोल, फिर ओबीजे डॉट रीड मेथड कॉल करते। तो जितने भी ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है उन सबको स्टैटिक रख दिया कि आप फटाक से कॉल कर। ओके, तो आपका console dot write line सीधा, I am not creating any object of the console class here, I am directly calling the console class name dot method name. It means write, write line, read, all these methods are the static method inside our .NET framework. और इसके लिए कोई rocket science नहीं है, करेक्ट? ये आपको पता लग गया? यस खुशबू मैम? Yes, yes, correct. ओके, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कंपाइलर को बनाना है, मेन मेथड कंपाइलर कॉल करता है, वो कहता है मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, वो तो डायरेक्ट प्रोग्राम डॉट मेन कॉल करेगा। अगर आपने स्टैटिक हटा दिया तो वो मेन को कॉल ही नहीं कर पाएगा क्लास नेम से, आपको एरर दे देगा। आप ट्राई कर लेना, उधर जाके स्टैटिक हटाना, जस्ट ट्राई टू रन दिस। ओके, नाउ तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक चीज और होती है स्टैटिक के अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर मैं लेट्स से a इक्वल टू 40 रखता हूं और b इक्वल टू 90 रखता हूं, हाँ, तो you will get an error. Why we are getting error? Because A is not static. A is instance variable. क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस के अंदर we can access only and only the static variables. You can note that. स्टैटिक मेथड्स के अंदर केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल एक्सेस नहीं। B is static, that's why you can access, but A is not static here, that's why you have an error here, A is not static. Okay, क्योंकि ये कब लोड होगा मेमोरी में? शुरू में, तब तक तो A आया भी नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, स्टैटिक कब लोड होगा मेमोरी में? जैसे ही क्लास लोड होगी तब तक तो A मेमोरी में आया भी नहीं, क्योंकि A कब आएगा मेमोरी में? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा सेकंड स्टेप में, फंक्शन आ चुका पहले स्टेप में, वो कहेगा ये मुझे पता ही नहीं कहां है। तो इसलिए सब कुछ लॉजिकल है, अपने आप मर्जी से नहीं दे रहा हो। ये पहले लोड होगा तो उसको ये मिलेगा ही नहीं, उसको बी मिलेगा, क्योंकि बी भी तभी लोड हुआ होगा, बी इज स्टैटिक। तो इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स कैन एक्सेस, सॉरी स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि जब नॉर्मल मेथड आएगा तब तक स्टैटिक भी होंगे और नॉर्मल भी अवेलेबल होंगे, इसलिए नॉर्मल मेथड दोनों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन स्टैटिक के लिए स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम केवल स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये नहीं, कहां आ रही है? ए के अंदर देखो हल्का सा है ना, ऐसे आ रहा है, वो एरर है। इफ आई विल रन दिस यू विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, एरर आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि वो कह रहा है यार जब ये रन होगा प्रोग्राम, ये तो पहले लोड हो जाएगा, उस टाइम पे बी तो है ही नहीं मेमोरी में, वो किसको एक्सेस करेगा? क्योंकि बी कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सेकंड स्टेप में आएगा। हाँ सॉरी, जब ये लोड होगा तो ए तो है ही नहीं मेमोरी में तब तक, करेक्ट? ए कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्टैटिक वर्क्स। यू नीड टू रिमेंबर, ये 3 लाइनें, आपसे कोई कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए, बस आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे अगर आपको 3 लाइनें पता होंगी तो। और 3 लाइनें यार ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत बड़ी लाइनें लिख दी हमने, इससे बड़े बड़े तो आप रट के बीटेक में पास करके आए हो, नहीं, हमने फंडामेंटल रट दिया पूरा। हाँ नहीं बोल रहे हो, तारीफ है ये, हम खुद रट के पास हो गए आए थे, इसमें क्या गलत बात? ओके, तो हम एक चीज आप आपसे पूछते हैं, तो इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं और द नॉर्मल वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बिहेवियर हो सकता है, प्रॉपर्टीज में नॉर्मल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, आपके स्टैटिक वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप वो चीजें हो गए हो, अब हम हटा देते हैं इसको, हम बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए प्रोग्राम, कि आप बड़े प्रोग्राम बताने लगे हो। नहीं दिव्यांश सर,
आउटपुट कल भी पूछा था हमने से, हमने आंसर भी दिया था राहुल से, आउटपुट 0 0 एंड द रीजन इज हमने नहीं किया तो हम कह रहे हैं कि कंपाइलर में 0 डाल। लेकिन कंपाइलर को सोचो ना कि कंपाइलर 0 कैसे डाल रहा है इसमें। यार ऐसा ना करो, मैं फिर बार बार पीछे जाऊं, फिर अब मैं कल आज कनेक्टर ले जाऊं, फिर घर मैं घर ले जाऊं उसे, फिर कल कोई नहीं मिलेगा, मुझे पता है ऐसा होगा। अभी लगा देना मेरी निकलती, हाँ बस मेरी निकलती लगा देना, ओके, वरना मैं कनेक्टर लेके चला जाऊंगा, मैं पूरे 12 बजे निकल जाऊंगा। नहीं आपको तो मैं यही से बुलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेकिन ये साथ में लेके चलूंगा अपने साथ केबल इसकी, तो कनेक्टर में ले जाऊं ना, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो ये करता कौन है कि हम जो कह रहे हैं यार ए और बी में 0 0 आएगा, ये कहां से आएगा? अब देखो आइडियली जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, मेमोरी में जाएगा, 4 बाइट का फ्लोट रिजर्व कर लेगा अपने नाम, उसके आगे एक नेम प्लेट लगा देगा ए, एक दूसरा 4 बाइट का फ्लोट रिजर्व कर लेगा, उसके आगे नेम प्लेट लगा देगा बी। करेक्ट? जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे सी में ऐसे ही होता था नहीं, और उसके अंदर जो पहले से जहां 4 बाइट का रिजर्व उसने किया उसके अंदर जो पहले से था वैल्यू पड़ी होंगी वो उसका उस वेरिएबल का पार्ट बन जाएगी, जिसको हम सी के केस में गार्बेज वैल्यूज बोलते थे। सुना गार्बेज वैल्यूज? यार एक वेरिएबल डिक्लेयर में गार्बेज होगा, लेकिन यहाँ गार्बेज नहीं मिल रहा हमें, यहाँ मिलता है 0। हम कह रहे हैं कि उसके अंदर 0 आ जाता है, कंपाइलर इनिशियलाइज कर देता है, तो कंपाइलर ऐसा क्या करता है कि उसके अंदर 0 आ जाता है? कुछ ना कुछ तो करता होगा इंटरनली, कि एक 4 बाइट का फ्लोट रिजर्व किया, उसका नेम प्लेट लगाया ए, उसके अंदर उठा के जो 0 रखने वाला काम है वो कौन करता है? दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, आपके क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना, ये केवल कंस्ट्रक्टर का काम होता है। अगर आप नहीं दोगे तो कंपाइलर अपने आप करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर लगा देता है। अभी आपको आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा, लेकिन कंपाइलर ने अटैच किया हुआ है। अगर आप अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर को अटैच कर देता है, जिसका काम क्या होता है, क्लास के वेरिएबल्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करना। एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर द C++ एज वेल। करेक्ट? जावा, पाइथन सबके लिए ये ट्रू है। करेक्ट खुशबू मैम? करेक्ट करेक्ट सेम है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे भी। तो हमारा क्या होता है कि इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, कंपाइलर विल अटैच ए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, दिखेगा नहीं वो, चाहे मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लो आप, दिखेगा नहीं, वो हाइड है। लेकिन अगर आपको कभी देखना है वो, तो तरीका होता है उसका, आप जो ये कोड कंपाइल होके एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द MSIL। अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसके, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जितना भी कोड आप लिखते हो वो MSIL में कन्वर्ट होता है। तो इफ यू विल चेक दैट MSIL कोड, तो वहाँ पे एक चीज लिख के मिलती है आपको हर एक क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड द CTOR। वहां हम देख के पता लगा सकते हैं, देखो यार एक कंस्ट्रक्टर अटैच है। ओके, यहाँ नहीं दिखेगा, तो आपकी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो आपको दिख नहीं रहा है, उसका काम है 0 0 रखना। करेक्ट? तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर 2-3 लाइनें लिख लो आप, अभी हमारे पास 10 मिनट है, ज्यादा कुछ मैं लिखाता नहीं हूँ यार, इतने से हमारा काम हो जाता है, इतने से आपके इंटरव्यू निकल जाते हैं, इतने से आप सारा प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अगर बहुत ही ज्यादा पढ़ना है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप नेट से पढ़ सकते हो। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। अब स्पेशल क्यों बोलते हैं इसको?
वो अभी हम बात करेंगे ऐसा क्या है इसमें। ओके, स्पेशल मेंबर फंक्शन which has the same name as the class name. तो कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन which has the same name as the class name. ये एक फंक्शन ही होता है जिसका नाम जो क्लास का नाम है और कंस्ट्रक्टर का नाम विल बी सेम. ओके, नंबर 2, constructor does not return any value. Constructor does not return any value even void. Okay. Third, constructor is used to initialize the class members. Constructor is used to initialize the class members. Initialize the class member with some initial value. ये भी लिख लेते हैं यार, इतना क्यों ही छोड़े। अभी इतनी सारी अंग्रेजी हमने लिखी थी नहीं, रटने की जरूरत नहीं तीनों लाइनों को, अभी हम समझेंगे। तो कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट, जो भी हमने डिस्कस किया। अगर आप नहीं लगाते कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर को अटैच कर देता है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है। ओके, लेकिन दिव्यांश सर आए, दिव्यांश सर ने बोले तो गलत है। मतलब क्या गलत है? बोला यार ये तो कंस्ट्रक्टर अटैच कर देता है, इसमें 0 0 से इनिशियलाइज कर देता है इसको। हम चाहते हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट बने ए और बी 100 100 से इनिशियलाइज हो, 0 0 से क्यों? तो यू कैन डिफाइन योर ओन कंस्ट्रक्टर। ओके, और उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बहुत जगह आपको पैरामीटर लेस और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक मिलेगा, वो कई जगह कई बुक्स में डिफॉल्ट और पैरामीटर लेस को एक जगह बोल देते हैं, बट आई विल टेल यू कि ये अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर एक लाइन और लिख लो, भूल गए हम। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास का